हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 10 का जो सीबीएसई का क्लास 12 का बीएसटी का जो पेपर हुआ है आपका 2025 22 फरवरी आज के डेट में आपका जो पेपर हुआ है बीएसटी का बिजनेस स्टडी का, उसका पूरा आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको ये सेट 2 का बता रहा हूँ, आपका सेट 1 है या फिर सेट 3 है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मैच कर जाएंगे। बट जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, इसलिए आप कोई भी सेट 1 है या 2 हो या फिर 3 हो, आप जरूर मैच कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं बीएसटी का बिजनेस स्टडी का आपका पूरा आंसर की। ओके, जो भी मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा। ओके, मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं। आप जो है अच्छे से मैच कर लीजिए आपने कितना करेक्ट किया है। ओके, हो सकता है एक दो आंसर रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये आपका जो है जो बीएसटी के टीचर है उन्होंने मुझे आंसर करके दिया है। ठीक, तो मैं केवल आपको आंसर बता देता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अगर आपको हिंदी में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं हिंदी में वीडियो बना दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। To ensure that enough funds are available at right time to honor the commitments and to carry out of the plans is discussed in which of the following concepts। तो इसका जो आंसर है वो फिनेंशियल प्लानिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये बिल्कुल फॉल्स है। और स्टेटमेंट 2 है लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क, ये ट्रू है। तो आपका जो है स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Increase in the profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest is called। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, तो इसको मैं केवल आंसर बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपने करेक्ट किया है या नहीं। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन जो है वो टिक नहीं लगा हुआ है, जिसने जो भी टीचर ने मुझे दिया है वो टिक मार्क करके नहीं दिए है। तो जो भी दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन इज कॉलम 1 विथ देयर मीनिंग ऑफ गिवन इज कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, आपको मैच करना था। तो मेथड स्टडी, ये जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 होगा। इट डिटरमाइंस वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। उसके बाद जो आपका ऑप्शन नंबर सी है टाइम स्टडी, इसका 3rd ही होगा। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ओके, ये 2 और बाकी जो 2 है आपका बी और डी, ये उन्होंने टिक करके नहीं दिया है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा इसका आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। असर्शन और रीज़न का है, आपको असर्शन और रीज़न बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो असर्शन ए में है प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, ये बिल्कुल ट्रू है। और रीज़न है आपका द प्रपोज ऑफ प्लानिंग इज़ टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल ट्रू है। यानी कि असर्शन जो है वो ट्रू है, रीज़न जो है वो ट्रू है, यानी कि दोनों आपका ट्रू है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। ये आपका पिक बना हुआ है, आइडेंटिफाई करना है आपको। तो ये उन्होंने टिक लगा के दिया है टेक्नोलॉजिकल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ये विजुअली स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपके लिए नहीं था। चलिए 8 नंबर को चेक करते हैं। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इन केस द aggrieved party is not satisfied with the order of the national commission, he can appeal before the supreme court। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पूरा काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन, या मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। द पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव लाइन्स इज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एडेप्टेशन टू चेंज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ आपको पढ़ देता हूँ, केवल ऑप्शन आपको बता देता हूँ कौन सा इसका आंसर होगा। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर दैट लीड टू प्रोसीड्यूरल डिले वॉज
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर कोई किसी का आंसर अगर मिस्टेक होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो भी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है वो बता देना, ठीक। चूँकि ये मैंने मार्क नहीं किया है, चूँकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो जिस भी टीचर ने ये दिया है बना करके मुझे मार्क करके, वो BST के टीचर हैं, उन्होंने मुझे जो भी मार्क करके दिए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करके बता देना कि सर इसका आंसर ये होगा ऑप्शन का, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। और क्वेश्चन नंबर 12 है, द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज़ कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर होगा। 13 है, ईसा स्वीट्स वॉच, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं केवल आंसर बता देता हूँ यहाँ लास्ट में थोड़ा सा रीड करके। द फैक्टर विच लीड टू एन इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईसा स्वीट्स वॉच इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी रॉन्ग होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। 17 को चेक करते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। चलिए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 है, स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये फॉल्स है, यानी कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ओके। ऑप्शन नंबर सी 16 का आंसर। 17 को चेक करते हैं, तो 17 का जो है यहाँ मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन विच वॉज कीप्ड इन माइंड बाय मैनेजमेंट ऑफ CBX लिमिटेड फॉर इंटरिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट्स एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स वॉज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। 18 नंबर, एसर्शन और रीज़न फिर से आ गया, तो एसर्शन जो है ये आपका ट्रू है और रीज़न जो है वो भी ट्रू है, यानी कि एसर्शन और रीज़न दोनों जो है वो ट्रू है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, बोथ एसर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ओके। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कवि वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्टेशनरी मार्ट। It deals in various types of stationery items for many schools across the country. When new sessions starts in schools, Kavi forecast the sales of different stationery products for each school. For every month, all items are represented in numbers so that it becomes easier for him to compare the actual sales with expected sales. The type of plan discussed above is budget, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है 8 नंबर में यहाँ 20 नंबर सॉरी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Identify the process. तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये था आपका पूरा टोटल 20 का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चंस आपको बच गया, आपको अगर हिंदी में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।